हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर, नाउ अवेलेबल फॉर योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि अभी हमारी परीक्षा आने वाली है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उसको ही ध्यान में रखकर इस क्लास को आज हमने बनाया है और यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है शिवाजी, ऑप्शन बी शाहजी भोसले, ऑप्शन सी कौंडदेव या ऑप्शन डी जीजाबाई। तो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। और फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका शाहजी भोसले हैं ये शिवाजी के पिताजी हैं, पिता हैं शाहजी भोसले। कौंडदेव उनके गुरु हैं, गुरु। और जीजाबाई उनकी माता हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1665, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1782, ऑप्शन डी 1817। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1665। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी ने अपने प्रथम सैन्य अभियान के दौरान किसे जीता था? ऑप्शन ए है तोरण नामक पहाड़ी किला, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी पनहाला दुर्ग। तो दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तोरण नामक पहाड़ी किला। और दोस्तों, रायगढ़ शिवाजी की क्या थी? राजधानी थी, राजधानी थी। तो मित्रों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी शिवाजी सेकंड या ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संभाजी। ऑप्शन नंबर ए संभाजी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी के जो दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, अब हम उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, उनके अष्टप्रधान में एक पद था पेशवा। यह प्रधानमंत्री की तरह होता था दोस्तों। सरकारी कार्यों में राजा की मोहर के साथ इसकी भी मोहर लगती थी और इसकी राजा की अनुपस्थिति में जो प्रशासन का संचालन करता था वो पेशवा करता था। उसके बाद में है अमात्य अथवा मजूमदार। यह राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। इसकी हैसियत आधुनिक वित्त मंत्री के समान थी। जो आजकल वित्त मंत्री होते हैं आपके, उनके समान इसकी क्या थी? पद था इसका। और शिवाजी के अमात्य कौन थे? रामचंद्र पंत थे। उसके बाद में आता है आपका मंत्री अथवा वाक्य नफीस। यह राजा के दैनिक कार्यों का लेखाबद्ध रखता था। राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों का देखरेख करना किसका कार्य था? इसी का कार्य था, मंत्री अथवा वाक्य नफीस का। दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। आपका ये है सचिव अथवा सुरनवीस या चिटनिस। यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। यह राजा के सचिवालय का प्रमुख होता था। सरकारी दस्तावेजों का जो कार्य करता था यह उसका मुख्य कार्य था, चिटनिस। उसके बाद में सुमंत अथवा दवीर, विदेश संबंधों को बढ़ाना इसका कार्य था। यह विदेश मंत्री था। जो आपके आजकल विदेश मंत्री होते हैं उनके जैसा इसका कार्य था। सरे नौबत अथवा सेनापति। अब आपको पता ही है कि सेनापति का एक्चुअल वर्क क्या होगा। तो सेना का प्रमुख होता है, रख रखाव उसके कार्य होते हैं। तो यही आपका सरे नौबत कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पंडित राव है उनको सद्र भी बोला जाता था। यह पंडित राव से मतलब ही समझते हैं कि धार्मिक काम जो होते हैं उनका प्रमुख होगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि लिखा हुआ है कि धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। यह राजा का धार्मिक सलाहकार होता था। त्यौहार एवं समारोह जिनमें राजा शामिल होता था उनमें यह प्रमुख पुजारी होता था। राजा की ओर से दान देना, धार्मिक कार्यों को निश्चित करना तथा प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधारना इसका कार्य था। और दोस्तों,
जो न्यायाधीश था, न्यायाधीश से आप आज भी समझते हैं कि न्यायाधीश का मतलब होता है जो जज होते हैं आपके, और उनका कार्य होता है कि वो न्याय दिलाते हैं। और न्याय विभाग का प्रमुख होता था न्यायाधीश। ये राजा के बाद राज्य का प्रमुख न्यायाधीश था। दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का हिंदू कानून के आधार पर क्या करता था, न्याय करता था ये। तो दोस्तों चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी बाबर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। और यहाँ पर आपको बाबर के बारे में आप सभी जानते हैं कि मुग़ल जो थे, मुग़ल साम्राज्य का कौन था, संस्थापक था। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। संस्थापक बाबर था। तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये सी हमारा आंसर, यहाँ पर सी आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा मित्रों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, और ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है शाह वंश। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम अपनी इस स्लाइड में जानेंगे मुगलों द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो सम्राट बाबर ने दिल्ली के सल्तनत के राजा इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर डाली। उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने वीर राणा सांगा को हराया। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने अफ़गान और बंगाल के सुल्तान को हरा दिया था। उसके बाद में 1539 में चौसा का युद्ध, सूरी राजवंश के राजा शेरशाह सूरी ने मुग़ल सम्राट हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मुग़ल सम्राट अकबर ने हिंदू राजा हैमू को हरा दिया। नेक्स्ट है 1567 में थानेसर का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने सन्यासियों के 2 समूहों को हरा दिया था। 1575 में हुए तुकारोई के युद्ध में अकबर ने बिहार और बंगाल की सल्तनत को हरा दिया। फिर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है वो है 1576 का हल्दीघाटी युद्ध। अकबर ने वीर महाराणा प्रताप को हराया। नेक्स्ट है आपका 1658 में समूगढ़ का युद्ध, मुग़ल सम्राट औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा शिकोह को हराया था। नेक्स्ट युद्ध है अपना 1659 में खाजवा का युद्ध, जो औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह शुजा को हरा दिया। 1671 के सरायघाट के युद्ध में अहोम सम्राट लाचित बोर्डफुकन ने मुग़ल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे राम सिंह को हराया था। नेक्स्ट है 1739 के करनाल का युद्ध। ईरानी जो शासक था नादिर शाह ने मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था, और जो बहुमूल्य हीरा था, कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन, वो लूट कर ले गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण मुग़लों के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में पढ़ा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम से मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। आपको बताना है कि जो आपकी भारत से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनके क्रम में कौन सा देश कौन सा नंबर रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले आपको एक स्लाइड दिखाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो हमारे सीमावर्ती देश हैं वो भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। तो चलते हैं पहले अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और फिर आते हैं वापस इसी क्वेश्चन पे। तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई निम्न अनुसार है। देखिए बांग्लादेश की यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत के साथ में, कितनी है वो 4096, चीन के साथ में 3488, पाकिस्तान के साथ में 3323, नेपाल के साथ में 1771,
फिर म्यांमार है, म्यांमार में 1643, भूटान के साथ में 699 और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम 106 किलोमीटर। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सही क्रम क्या बनेगा। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ में है। तो आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीन आपका दिया हुआ है। तो दोस्तों चीन नहीं आ सकता लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। और इसके साथ साथ आप डी ऑप्शन को भी यहाँ पर क्रॉस आउट कर देंगे। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी और सी। तो यहाँ देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सीमा है वो तो नेपाल से ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है मित्रों, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद में भारत की जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, और सबसे छोटी सीमा आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि अफ़गानिस्तान के साथ में लगी हुई है 106 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा है। इस सीमा का निर्धारण सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत चीन के बीच मैकमोहन सीमा है, और इस सीमा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड सीमा है। इस रेखा का निर्धारण ब्रिटिश कर्नल मोर्टियर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो अब लाइन है वो भारत अफगानिस्तान के बीच नहीं है, यह अब भारत और अफगानिस्तान के नहीं है बीच में, भारत से अब इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध अब पाकिस्तान से हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब ये रेखा है। भारत श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडबरू मध्य सीमा है, और इसका निर्धारण जो किया गया है वो उस समय के तत्काल मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ अधिक जानकारी इसमें है। देखिए एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए लद्दाख जो है आपका वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में सीमा बनाता है, जबकि उत्तराखंड जो है आपका चीन और नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ में सीमा बनाता है, जबकि सिक्किम जो है वो नेपाल, चीन और भूटान के साथ में सीमा बनाता है। असम के साथ में जो लगते हैं वो बांग्लादेश और भूटान देश लगते हैं, जबकि अरुणाचल के साथ में चीन, म्यांमार और भूटान देश लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले देखते हैं एक बार देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन क्या दिया है। तो भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो दोस्तों आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, रैंडमली अरेंज करे गए हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। फिर आपको बी ऑप्शन दिया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। सी ऑप्शन दिया गया है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। और डी ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। तो दोस्तों हमने एक ट्रिक बहुत अच्छी सी पढ़ी होगी आप सभी ने, पंगु राज। तो पंगु मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम यहाँ पर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपका जो है पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाते हैं वो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात राज्य हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं नया क्वेश्चन है। देखिए बहुत ईमानदारी से ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके पैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। देखिए मैप पे मैं आपको दिखाने का और समझाने का प्रयत्न यहाँ पे करूँगा, और ले चलता हूँ आपको मैप के द्वारा कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए सिक्किम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सिक्किम है, और सिक्किम के पास में आपको पता है यहाँ पर देखेंगे आप, इधर की साइड में नेपाल है, इधर आपका भूटान है, और ऊपर की तरफ ये आपका चीन है। तो सिक्किम जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेपाल, भूटान और चीन से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से
लगा हुआ है, ये घिरा हुआ है। तो आपको पता है कि सिक्किम जो हमारा भारत का राज्य है वो भूटान, नेपाल और चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और इसमें परियोजना जो है ये आपके सिलेबस में है कि जो नदी परियोजना है, नदी तथा परियोजना, अब परियोजना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाभांतर राज्य याद रखने की इतनी नीड नहीं है जितना कि ये ज़रूरत है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली परियोजना भांगड़ा नागल परियोजना, ये आपका सतलुज नदी पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यास परियोजना, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जिस नदी पर बनी हुई है उसी के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है। तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उड़ीसा में है, आपको याद रखना पड़ेगा, उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पर है? तो महानदी नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तुंगभद्रा नदी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर ही है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए दोस्तों, ये है आपका नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ में बॉर्डर पर है। कोशी परियोजना कोशी नदी पर है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर। फरक्का परियोजना है, गंगा और भागीरथी दोनों नदियों पर बनी हुई है। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। नागपुर सत्याग्रह परियोजना कोराडी नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो आपकी इंदिरा गांधी परियोजना है वो आपकी सतलज नदी पर बनी हुई है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पोचमपाद परियोजना है गोदावरी नदी पर। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी नदी पर है। और ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित रिहंद परियोजना है जो कि रिहंद नदी पर ही है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर है। और दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में है। उसके बाद में इडुक्की परियोजना है, पेरियार नदी पर है, केरल में है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और टेहरी बांध जो है उसके लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, जो कि उत्तराखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ दोस्तों और जानते हैं और अन्य परियोजनाओं के बारे में। देखिए माता टीला परियोजना एकदम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कोयना नदी पर कोयना परियोजना है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। भीमा परियोजना जो है वो पवना नदी पर है। भद्रा परियोजना भरवा नदी पर है। और जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। रजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर है। हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है। और सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं और अन्य परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। कोल्डैम परियोजना सतलज नदी पर है। कांक्षावती परियोजना कांक्षावती नदी पर है। उसके बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गिरना परियोजना गिरना। उसके बाद में शारदा परियोजना शारदा नदी पर है, शारदा और गोमती नदी पर। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है। और आपका बारगी परियोजना है बारगी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। शरावती योजना जो है वो शरावती परियोजना शरावती नदी कर्नाटक पे है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है। उसके बाद बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। देखिए नर्मदा जो सागर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर ही है। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। दुलस्ती ये चिनाब नदी पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद में सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। देखिए जो कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, मयूराक्षी परियोजना है। दोस्तों हम अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे जो स्पेशल फैक्ट्स हैं परियोजनाओं के बारे में। देखिए मयूराक्षी परियोजना को क्या कहते हैं? कनाडा परियोजना बांध परियोजना भी कहते हैं। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टेहरी बांध है, 261 मीटर ऊंचा है। उसके बाद में भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भांगड़ा नागल बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। और दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है झील, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी टैंकर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है महासागर, ऑप्शन बी सागर,
ऑप्शन सी है खारा पानी, ऑप्शन डी है नदी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नदी। और जो मीठा पानी है, जो पीने योग्य पानी है, मीठा पानी या पीने योग्य पानी एक ही बात है, वो केवल हमारी पृथ्वी पर 2.5 से 3% उपलब्ध है केवल। तो इसलिए दोस्तों हमें पानी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए और अपने आसपास में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन आपके चैप्टर में है और उसका जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखनी है। भारत में 78% जल का उपयोग कृषि कार्य में, देखिए सबसे ज़्यादा जो पानी आपका यूज़ होता है वो कृषि कार्यों में होता है। उसके बाद में 13% उपयोग जल विद्युत निर्माण में और 6% जल का उपयोग घरेलू कार्यों में तथा 3% जल का उपयोग उद्योगों में किया जाता है। मुलायम मिट्टी का क्षेत्र होने के कारण मैदानी भागों में नदियों से नहरें निकाली जा सकती हैं। यही कारण है कि नहरों से सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। जल को भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसलिए राज्य सरकारें अपने राज्य में बहने वाले जल के उपयोग और वितरण पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। वार्षिक बाह्य जल एक वर्ष में जल प्रवाह की मात्रा की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रथम स्थान पर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के अधिकांश जल का उपयोग भारत नहीं कर पाता है। लेकिन भारत के जो संदर्भ में देखेंगे तो वार्षिक वही जल की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी के बाद गंगा नदी का दूसरा स्थान है। और गंगा नदी कहाँ पर निकलती है, तो भारत में बहती है। इसलिए जो भारत में वार्षिक वही जो सबसे ज़्यादा जल है वो गंगा नदी का है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडीज। और जानते हैं इसके बाद में जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हैं उनके बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले एडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है 7242 किलोमीटर, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में 4800 किलोमीटर, हिमालय एशिया में 2400 किलोमीटर। उसके बाद में महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है 3700 किलोमीटर। और आपका ट्रांस अंटार्कटिका जो है वो 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोस्तों ये आपकी पर्वत श्रृंखला है और उनकी लंबाई। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है, ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी तंजानिया में, ऑप्शन सी ब्राज़ील में या ऑप्शन डी आपका कनाडा में। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां ऋतु के अनुसार पत्तियां झड़ जाती हैं उन वनों को कहते हैं, ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड है कि किस प्रकार के वन और कौन से आपका मुख्य वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन होते हैं उनके मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रख लेने हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे मुख्य वृक्ष है देवदार, ताड़, महागोनी, रबड़, बांस, आवनास, बेंत, अवोनी, रोजवुड, नारियल, सिनकोना आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सदाबहार वन में कौन कौन से मुख्य वन पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन, देखिए मैं बिल्कुल आपसे ये कहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है, देखिए और एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आपको पूरी स्लाइड एक बार देख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप करेंगे UPSSC एक प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको केवल ये याद रखना चाहिए कि जो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं और किस टाइप के ये वन हैं। तो आप देखेंगे मुख्य वृक्ष है मानसूनी वन या पतझड़ वन में शीशम, साल, सागौन, साख, आम, आंवला, नीम और चंदन। चंदन मुख्य रूप से कर्नाटक तथा नीलगिरी पर्वत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों मरुस्थलीय वन। देखिए मरुस्थलीय का नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि मुख्य वृक्ष क्या हो सकते हैं, कीकड़ है, खजूर है, बबूल है और खेजड़ी है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं मैंग्रोव वन या डेल्टाई वन। देखिए आप बिल्कुल भी ज़्यादा इनकी डेफिनेशन पर ध्यान मत दीजिए,
बस आपको याद रखना है कि इनके मुख्य वृक्ष कौन से हैं। तो इनके मुख्य वृक्ष हैं मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरीन और फॉनिक्स। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अपना एक क्वेश्चन बेहतरीन करते हैं एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शरद विषुव दिन रात बराबर होते हैं। देखिए तो अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 सितंबर। और वसंत विषुव की बात करें, वसंत विषुव की बात करें तो आपको विषुव की बात करें, वसंत विषुव की बात करें तो ये होता है कितना, 21 मार्च। कितना, 21 मार्च। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? ऑप्शन ए है भारत और ईरान, ऑप्शन बी भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान और पाकिस्तान, ऑप्शन डी ईरान और इराक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और सऊदी अरब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होती है। तो सभी ऑप्शन के आगे आप लगा लेंगे डिग्री। ये डिग्री है और डिग्री में आपको ही दिया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि एक डिग्री में कितना समांतर आता है? तो आता है 4 मिनट का। इसलिए दोस्तों 15 जो डिग्री में समांतर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 60 मिनट का। और 60 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं? 1 आवर बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं। तो इसलिए जो 1 घंटे में समांतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री का आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो राष्ट्रीय वन नीति है वो आपका कब आई है? 1988 में आई है। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं आपसे कि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988, उसमें आपको बताया गया है। देखिए ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक्यूरेट और सही पढ़ना है। देखिए जो आपकी वन नीति आई है 1988 में, उसमें आपको बताया गया कम से कम जो 33% है उस पर हमारे वन होने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल में कितना है? 21.71 है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और वनावरण में देखिए जो वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं उनमें आप देखेंगे, देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा 647 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 2.22% बनता है। तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.07 बनता है। उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो 1.04% बनता है। और कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर व झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और जानते हैं। देखिए आपको भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में लगभग 85%, अरुणाचल प्रदेश में लगभग ऑलमोस्ट 80% या 79.33%, मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.34 और नागालैंड में 73.90। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। देखिए अगर परसेंटेज की बात करें तो मिज़ोरम में, और क्षेत्रफल की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन के बारे में। वनखंड एक पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूक्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए अभी आपको मैंने बताया था कितना था, 33%, ऑप्शन डी। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है। ऑप्शन ए है 17.23%, ऑप्शन बी 18.5%, ऑप्शन सी 21.54% और ऑप्शन डी है 21.71%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। अभी मैं बता रहा था आपको कि 21.71% आपका भौगोलिक क्षेत्रफल पर क्या है? वन कवर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा कर लिया। और मैं ये समझता हूँ कि आप इस टाइम इस पूरे सेशन को लेने के बाद में आप पैट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में महसूस कर रहे होंगे कि हाँ हमने आज वास्तव में एक लंबी क्लास के साथ में कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है। तो मित्रों यदि आपको हमारे दिए गए क्वेश्चंस और स्लाइड्स से अगर कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।